हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से होता है कि हमें पता चल जाता है कि पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से मॉड्यूल्स फोकस में रहे, और सबसे बड़ी बात, इनमें कई सारे क्वेश्चंस फोर्थ कमिंग एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फोकस ऑफ द scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship called Aspire? सो इस स्कीम का फोकस कहाँ पे है, एस्पायर स्कीम का? फ्रेंड्स, इस स्कीम का फोकस है रूरल इनोवेशन एंड रीजुवेनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। रीजुवेनेशन होता है दोबारा से उनको खड़ा करना, चलाना। तो रूरल एरिया में इनोवेशन और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रीजुवेनेट करना। दिस मीन एस्पायर स्कीम का जो फोकस है वो रूरल इनोवेशंस और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के रीजुवेनेशन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, how many members are there in monetary policy committee and who appoints them? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स हैं और इनको कौन अपॉइंट करता है? फ्रेंड्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3 मेंबर आरबीआई से हैं, इंक्लूडिंग गवर्नर आरबीआई, एंड 3 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी 3 ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट? नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? फ्रेंड्स, इट इज कैलकुलेटेड एज जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रीसिएशन को अगर माइनस कर देते हैं तो व्हाट वी गेट? सो वी गेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड फार्मूला? अगर हमने जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पे हमने बताना है जीडीपी में एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन करने का फार्मूला। सो फार्मूला है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे सी है कंजम्पशन और आई है इन्वेस्टमेंट, जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, से है एक्सपोर्ट्स और एम है इंपोर्ट्स। अगर हम इन वेरिएबल्स को यूज करके कैलकुलेशन करते हैं तो व्हाट वी गेट जीडीपी बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड फार्मूला। व्हाट इज फार्मूला फॉर मनी मल्टीप्लायर? आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि फार्मूलाज के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो फार्मूला जहाँ पे भी आपको मिले उसको अच्छे से लर्न करना है। मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो कितना चाहिए, तो जो भी रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है उसके साथ हम 1 को डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट मनी मल्टीप्लायर। क्वेश्चन नंबर 6,
Who regulates merchant banking and how many categories are there for merchant banking? मर्चेंट बैंकिंग को रेगुलेट कौन करता है? सो मर्चेंट बैंकिंग कैपिटल मार्केट के साथ रिलेटेड एक्टिविटी है, तो इसको रेगुलेट करता है सेबी। और 4 तरह की मर्चेंट एक्टिविटीज बनती हैं। सो मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 1, मर्चेंट बैंकर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। क्वेश्चन 7, which countries are initial members of ब्रिक्स? ब्रिक्स संस्था के कौन-कौन इनिशियल मेंबर्स हैं? तो 5 इसके इनिशियल मेंबर्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जिससे बन जाता है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स में सब्सिक्वेंटली कुछ नए मेंबर भी ऐड हुए, जिसमें इजिप्ट है, एथियोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इंडोनेशिया है। तो ये कंट्रीज ब्रिक्स प्लस कहलवाते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग? कमर्शियल बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंकिंग फोकस करती है रिटेल बैंकिंग के ऊपर, जिसमें डिपॉजिट्स हैं, विड्रॉल्स हैं, लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मर्चेंट बैंकिंग की, तो इसका फोकस है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर, जिसमें वो हेल्प करती है कंपनीज की टू रेज कैपिटल, टू मैनेज मर्जर्स, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी। तो ये जो काम है कंसल्टेंसी रिलेटेड फी बेस्ड बिजनेस जो मिलता है, वो मर्चेंट बैंकिंग में है। कमर्शियल बैंकिंग में हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, मर्चेंट बैंकिंग में हम फीस अर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फार्मूला फॉर फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट हो, रेवेन्यू डेफिसिट हो, प्राइमरी डेफिसिट हो, इन सभी के फार्मूले आपको पता होना चाहिए। सो फिस्कल डेफिसिट का फार्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर हम ले लेंगे, जिसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, और उसमें से माइनस हम कर देंगे टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो बोरिंग को छोड़ करके, जो गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है, उसको छोड़ करके जितना भी रिसीट आता है उसको हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंडिचर से, एंड वी विल गेट फिस्कल डेफिसिट। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज 500, रेवेन्यू डेफिसिट इज 100, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 200, इंटरेस्ट पेमेंट इज 50। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट किया का फार्मूला देखा था। यहाँ पे हमने प्राइमरी डेफिसिट को कैलकुलेट करना है। प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 डेटा होना चाहिए, एक फिस्कल डेफिसिट का डेटा, दूसरे इंटरेस्ट पेमेंट का डेटा। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट का डेटा या कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेटा हमें यूज नहीं करना है। सो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे 500 है, इंटरेस्ट पेमेंट 50 है, तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट बच गया 450। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर? सनराइज सेक्टर्स वो हैं जो अभी ग्रो करना शुरू कर रहे हैं और जिनका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला होता है, तो उनको हम कहते हैं सनराइज सेक्टर्स। तो इनमें आते हैं फिनटेक, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल इनोवेशन। तो ये सारी एग्जांपल्स सनराइज सेक्टर्स की हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिनटेक एंड टेकफिन? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिनटेक में और टेकफिन में? फ्रेंड, जो फिनटेक हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी यूज करके
अपना बिजनेस करती हैं, तो उनका मेन बिजनेस क्या है? फाइनेंस का। वो हेल्प किसकी लेती हैं? टेक्नोलॉजी की। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं? फाइनेंशियल सेक्टर्स की सर्विसेज को। और टेकफिन क्या है? ये बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं और ये साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। तो टेकफिन में हमारे पास जैसे गूगल है, एप्पल है, गूगल पे हम जैसे यूज करते हैं, सो दैट इज ए टेकफिन। व्हाट आर द डिफरेंट चैनल्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस को प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंस कौन कौन से डिफरेंट चैनल्स हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें चाहिए होता है लॉन्ग टर्म फंडिंग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग। उसको फिनांस करने के जो हमारे पास चैनल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होती हैं। तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो इनमें इस तरह की फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। विच एंटिटी इज नॉट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी? सो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज बताई गई थी, कुछ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज बताई गई थी। तो हमने पिकअप करना था इनमें कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है। तो इनफॉर्मेक्स ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी नहीं है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल के कौन कौन से फेजेस हैं? बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस हैं। ये है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास बूम है, ये रिसेशन है, ये हमारे पास डिप्रेशन है और यहाँ हमारे पास रिकवरी है और फिर एक बार ये बूम आ गया। फ्रेंड्स, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम है उन लोगों के लिए, बैंकर्स के लिए, जो क्रेडिट में काम कर रहे हैं या क्रेडिट में काम करना चाहते हैं। इसके लिए बेस्ट वीडियो कोर्स जिसको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने यूज़ किया है हमारी वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप ये एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करके वहाँ वीडियो कोर्स का बेनिफिट उठाएं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की तरह इस एग्ज़ाम को पास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेसिक फंक्शन ऑफ IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है कि जो मेंबर नेशंस हैं IMF के, उनको लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना और वो भी अनकंडीशनल बेसिस के ऊपर। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर विकसित भारत? विकसित भारत का टारगेट ईयर कौन सा है? ये तो हम बार बार सुनते रहते हैं, तो इट इज 2047। तो हमारी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स के बाद का साल। हु आर द शेयर होल्डर्स ऑफ NABFID? जो नेशनल बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो उनके शेयर होल्डर्स, तो इनके शेयर होल्डर्स इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 100% शेयर होल्डिंग रखना है और धीरे धीरे इसको रिड्यूस करके 26% के ऊपर लेके जाना है और इसकी अल्टीमेटली जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 1 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर हैज सॉट रेमेडी इन ए कंज्यूमर कमीशन। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, ये कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर कमीशन। तो व्हेन कैन ही अप्रोच इंश्योरेंस ओम्बड्समैन? सो ऑलरेडी उसने सूट फाइल किया है, कंप्लेंट किया हुआ है कंज्यूमर कमीशन को। सो अगर कंज्यूमर कमीशन को ये कंप्लेंट लॉन्च की जा चुकी है तो फिर वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकता। So if a case is already ongoing elsewhere, it is not possible with
insurance ombudsman. What is the principle of indemnity in insurance? So insurance के अंदर there are 6 principles, जिसमें एक principle indemnity का है. According to principle of indemnity, इंश्योरेंस कंपनी को मेक गुड करना है लॉस को, यानी लॉस की भरपाई करनी है. कब लॉस की भरपाई करनी है? जब एक्चुअल लॉस इनकर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर कार इंश्योरेंस लिया है, कार का एक्सीडेंट से जो भी लॉस होगा उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी. लॉस होने से पहले कोई भरपाई नहीं होगी, बिकॉज लॉस हुआ ही नहीं है. तो ये है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, लॉस होने के बाद भरपाई करना. अंडर विच एक्ट CRR एंड SLR आर मेंशन्ड? सो कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो किस एक्ट में मेंशन्ड है? CRR का लिंक है RBI एक्ट के साथ, SLR का लिंक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ. सो CRR RBI एक्ट सेक्शन 42, ये सेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है. समटाइम डायरेक्टली सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. SLR है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 24. क्वेश्चन 22, why was LTRO introduced? LTRO कौन करता है? It is done by Reserve Bank of India. लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंकिंग सिस्टम. सो बैंकिंग सिस्टम को दो तरह की सपोर्ट हो सकती है. एक होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जिसको हम LAF के थ्रू प्रोवाइड करते हैं. एक है लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी. सो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू. व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट GDP डिफ्लेटर? सो GDP डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP इनटू 100. तो नॉमिनल GDP क्या होता है? GDP एट करंट प्राइसेस, जिसमें इन्फ्लेशन का एलिमेंट शामिल होता है. रियल GDP क्या होता है? एट बेस प्राइसेस, जिसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है. तो ये फार्मूला है GDP डिफ्लेटर का. फ्रेंड्स, पिछले 30 सालों से 10 लाख से ज़्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स, हमारा PDF कंटेंट और हमारे इंटरेक्टिव क्लासेस यूज़ की हैं अपने JIB एग्ज़ाम को पास करने के लिए, CIB एग्ज़ाम को पास करने के लिए, प्रमोशन एग्ज़ाम एंड सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एग्ज़ाम. अगर आप बेस्ट क्वालिटी कंटेंट यूज़ करना चाहते हैं वीडियो और PDF में, तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और इसके कोर्सेज पेज के ऊपर हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे. तो इनको यूज़ करिए, इनका बेनिफिट लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज लाइक इंडिविजुअल पर्सन और बिजनेस यूनिट्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इकोनॉमिक्स? सो अगर हम इंडिविजुअल एंटिटी की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल पर्सन्स भी हो सकते हैं, जिसमें बिजनेस यूनिट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म, तो इसकी जो स्टडी है वो इकोनॉमिक्स में कहाँ पे कवर होती है? तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल एंटिटी को कवर करते हैं. इसके अपोजिट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बड़ी बड़ी बातों को कवर करते हैं, जैसे GDP का ग्रोथ रेट, जैसे प्राइस इंडेक्स. नेम द ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज. तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स दिए हुए हैं. तो ये किस किस कंट्री के हैं, ये हमें पता करना है.
सो सोनिया रिलेट करता है यूके को, SOFR ये है यूएसए का, और टोनार ये है जापान का। तो डिफरेंट कंट्रीज में ऑल्टरनेटिव रेफरेंस डेट्स हैं जो वर्ल्ड ओवर भी बहुत समय बार यूज किए जाते हैं। व्हाट आर द ट्रेंचेस इन पीएम विश्वकर्मा स्कीम? पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ट्रेंचेस हैं, स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं? सो देयर आर 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है 1 लाख तक के लोन की, जो 18 मंथ्स तक मिल सकता है। सेकेंड ट्रेंच में लोन का अमाउंट 2 लाख का है, जो 30 मंथ्स की रिपेमेंट के लिए मिल सकता है। सो देयर आर 2 ट्रांचेस। फिल इन द ब्लैंक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सो यहाँ पे एक FDI है जो स्टार्ट करती है फ्रेश बिजनेस को फ्रॉम स्क्रैच, और दूसरी FDI है जो एग्जिस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। ये FDI किस किस तरह की है? जो फर्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड FDI। जो सेकंड टाइप की है एग्जिस्टिंग कंपनी में पैसा लगाना, वो ब्राउन फील्ड FDI है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर? इंश्योरेंस सेक्टर में FDI का लिमिट कितना है? फ्रेंड्स, प्रीवियसली ये 74% हुआ करती थी, बट नाउ इट हैज बीन रेज टू 100%। What is absolute return method formula for mutual funds? म्यूचुअल फंड्स अगर कैलकुलेट करना चाहें कि एब्सोल्यूट रिटर्न कितनी है, अगर हम इस मेथड को यूज करें तो उसका फार्मूला क्या है? तो इसके फार्मूले में हमारे पास हमने लेना है प्रेजेंट वैल्यू को, इनिशियल वैल्यू को, इन दोनों को हमने एडजस्ट कर लेना है। प्रेजेंट वैल्यू से माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू, और फिर इनिशियल वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। सो अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 100 है और इनिशियल वैल्यू जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ था 80 था, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास बच गया है 20। अब 20 को हम डिवाइड कर देंगे 80 से, तो जो भी इसमें कैलकुलेशन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा? सो 25% हमारा बन जाएगा एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड। किसमें? म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। Who proposed liquidity preference theory and it relates to which field? Liquidity preference theory किससे रिलेटेड है? किसने इसको प्रपोज किया? फ्रेंड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड थ्योरी है, इंटरेस्ट रेट्स को कंटेक्ट करती है ये, और ये बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट JM केन्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसको प्रपोज किया। और ये इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने का थ्योरी है कि इंटरेस्ट रेट कैसे फिक्स होते हैं। हु पब्लिशेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? तो एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो पब्लिश करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस पब्लिश करता है। सो दोनों का ये डिफरेंस ध्यान में रख लेना है। Which is an economy where resource allocation is governed by market forces for profit maximization? सो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज हैं, जैसे कंट्रोल्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कौन सी वो इकोनॉमी है जिसमें रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिटरमिन करती हैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए? इस प्रकार की इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी।
मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी? व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ मेक इन इंडिया स्कीम? मेक इन इंडिया स्कीम का प्राइमरी एम क्या है? सो इसका प्राइमरी एम है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना इनटू मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये इसका प्राइमरी एम था स्कीम का। लेट अस नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फार्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मनी? मनी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? फ्रेंड, अभी तक आपने नोट किया होगा कि कितने सारे फार्मूले यहाँ पे कवर हो रहे हैं। सो नॉमिनल जीडीपी को अगर हम ब्रॉड मनी के साथ डिवाइड कर दें, सो ब्रॉड मनी क्या है? M3। सो अगर हम नॉमिनल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइसेस। तो उसको अगर हम M3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट वेलोसिटी ऑफ मनी। व्हाट इज नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू फाइनेंस रिसीवेबल्स ऑफ MSMEs? MSMEs के जो रिसीवेबल्स है, क्रेडिट सेल्स हैं, जो उनको फाइनेंस करने की जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वो उसका नाम क्या है? सो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग स्कीम। तो ये एक स्कीम है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे MSC जाएंगे, अपने रिसीवेबल की डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर उनको फाइनेंस करने के लिए कई सारी इंस्टीट्यूशन सामने आ जाती हैं। लग्जरी आइटम्स दैट आर कंज्यूम टू शो स्टेटस आर नोन एज। कुछ लग्जरी आइटम्स जो कंज्यूम लोग करते हैं स्टेटस दिखाने के लिए, जिनको हम कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन भी कहते हैं, तो उन गुड्स को क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं वेबलन गुड्स। तो ये कॉन्सेप्ट वेबलन ने दिया था। सो ये लग्जरी आइटम्स हैं। इनकी खासियत है जैसे जैसे इनकी प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती है। What is a situation called where demand for exclusive products decreases as more people start consuming it? तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं कि जहाँ ज़्यादा लोग इनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पे उनकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है। तो इन प्रकार की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। सो स्नॉब इफेक्ट में क्या है? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, पहले गिने चुने लोग इसको यूज करते हैं, तो जैसे ही ज्यादा लोग इसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो उस केस में इनकी डिमांड घटना शुरू हो जाती है। वो पब्लिशेस होल सेल प्राइस इंडेक्स। अभी मैंने बताया था, होल सेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर DPIIT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Let's now go to question number 39. What type of investor is associated with hot money? हॉट मनी क्या होता है? सो हॉट मनी वो इन्वेस्टमेंट है जो एक कंट्री से मूव होकर के दूसरे कंट्री में चली जाती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। जैसे ही उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी वीक होती है तो वहाँ से वो पैसा निकाल कर किसी दूसरे कंट्री में ले जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हॉट मनी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट को ले जाना। तो ये इन्वेस्टर्स कौन से हैं? सो दीज आर कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। Question 40. What are components of liquidity adjustment facility corridor? सो कॉरिडोर होता है बेसिकली एक रास्ता। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कॉरिडोर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक टर्म आती है रेपो रेट, जो एक बेंचमार्क RBI का पॉलिसी रेट है। उसी के ऊपर बेस्ड होता है MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट।
जो रेपो प्लस 0.25% रहता है, और एक होता है एसटीएफ रेट, जो रेपो माइनस 0.25 रहता है। तो दिस मीन रेपो जो है दोनों के बीच में है, तो हाईएस्ट एमएसएफ बन जाता है, लोएस्ट एसडीएफ रेट बन जाता है, और बीच में रह जाता है रेपो। तो ये बन जाता है एक कॉरिडोर। Which assets are held by issue department of RBI when issuing currency? आरबीआई का इश्यू डिपार्टमेंट करेंसी इश्यू करता है, तो कौन से वो एसेट हैं जो इसके पास एज ए सिक्योरिटी रहते हैं, एज ए बैकअप रहते हैं? तो इन एसेट्स में हमारे पास गोल्ड होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती हैं, यानी वो एसेट जो टोटली लिक्विड हैं और मोस्ट सिक्योर्ड हैं। आरबीआई उन एसेट्स को एज ए बैकअप अपने पास रखता है जब भी उसका इशू डिपार्टमेंट करेंसी इशू करता है। Why were call money, repo and reverse repo rates introduced? सो कॉल मनी का कॉन्सेप्ट, रेपो एंड रिवर्स रेपो कॉन्सेप्ट्स, ये किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किए गए? इनका जो इंट्रोडक्शन था वो था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मैनेज करना। सो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो लिक्विडिटी है वो भी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर उसको मैनेज करना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो या रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शंस के थ्रू उस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। इसी प्रकार से ही कॉल मनी में डिफरेंट बैंक्स शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को आपस में मैनेज करते हैं। व्हाट इज एलिजिबिलिटी एज फॉर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना में एलिजिबिलिटी एज कितना है? सो मिनिमम एज है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इस एज के अंदर इसको इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। What was deposit criteria for bank nationalization in 1969? बैंकों का जब नेशनलाइजेशन हुआ था फर्स्ट टाइम 1969 के अंदर, तब वो कौन से बैंक्स थे? क्योंकि इसमें डिपॉजिट एक क्राइटेरिया था कि जिन बैंकों को नेशनलाइज किया जाएगा उनके डिपॉजिट्स कम से कम इतने होने चाहिए। तो दैट डिपॉजिट क्राइटेरिया वाज 50 करोड़, और एट दैट टाइम 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। सो नेशनलाइजेशन का ये फर्स्ट फेज था। वो प्रोवाइडेड स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो स्केर्सिटी डेफिनेशन है, एक वेल्थ का डेफिनेशन है, एक वेलफेयर का डेफिनेशन है, एक स्केर्सिटी का डेफिनेशन है। स्केर्सिटी का डेफिनेशन किन्होंने प्रोवाइड किया? सो दैट वाज प्रोवाइडेड बाय एल रॉबिन्स। Under automatic route of FDI, how many days are allowed for two-step reporting process? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में दो रूट होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट, एक होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में कहीं से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो एक टू स्टेप रिपोर्टिंग प्रोसेस है। सो इस टू स्टेप रिपोर्टिंग प्रोसेस में कितने दिन में ये रिपोर्टिंग करना होता है? सो दिस रिपोर्टिंग इज टू बी डन विद इन 30 डेज। किसको? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनको ये रिपोर्टिंग करना होता है। व्हाट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स? सो चार कैटेगरी के बैंकर्स होते हैं मर्चेंट बैंकर्स के अंदर। सो ऑल द फोर उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज उनको परमिटेड होती हैं। जो कैटेगरी 1 के हैं सो उनको मैक्सिमम एक्टिविटीज करने की परमिशन होती है। तो उनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए?
सो इट वॉज ₹5 crore, लेकिन फ्रॉम जनवरी 2027 it will be 25 crore, and January 28 it is going to be 50 crore. So minimum capital requirement किन के लिए? मर्चेंट बैंकर्स कैटेगरी 1 के लिए। फ्रेंड्स, प्रमोशन एग्जाम के लिए अगर आपको बेस्ट वीडियो कंटेंट एंड पीडीएफ कंटेंट चाहिए, सो आप में से जिन स्टूडेंट्स का प्रमोशन एग्जाम आ रहा है, तो वो प्रमोशन एग्जाम्स के लिए बेस्ट स्टडी कंटेंट के लिए हमारी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में हम प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर कोर्सेज जो आपको प्रमोशन एग्जाम में अच्छा स्कोर लेने के लिए हेल्प करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। व्हाट आर द अंडरराइटिंग लिमिट्स फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंक्स? एक बार फिर से क्वेश्चन मर्चेंट बैंक कैटेगरी 1 के साथ जुड़ा हुआ है। सो अंडरराइटिंग लिमिट क्या होता है? अंडरराइटिंग होता है अगर कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू अपना पब्लिक इशू करती है, तो इट इज नॉट सर्टन कि पब्लिक इशू कितना सब्सक्राइब होगा, तो वहाँ उनको एक गारंटी चाहिए होती है कि अगर पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं करती तो कोई और सब्सक्राइब करने वाला होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं अंडरराइट करना। तो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स के लिए अंडरराइटिंग की लिमिट कितनी है? सो इट इज 5% ऑफ टोटल अंडरराइटिंग और ₹25 लाख, विच एवर इज लेस। 2020-25 की जो गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू देम टोटल अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन इट शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ देयर लिक्विड नेट वर्थ। सो मर्चेंट बैंकर का जो लिक्विड नेटवर्थ है उसके 20% से ज़्यादा वो अंडरराइटिंग कमिटमेंट नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनीज। What is minimum credit rating required for a company to issue commercial paper? कमर्शियल पेपर से कंपनीज पैसा बोरो करती हैं और उसके लिए उनको क्रेडिट रेटिंग चाहिए। क्रेडिट रेटिंग वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए दैट दे कैन गो इन फॉर इशू ऑफ कमर्शियल पेपर? तो ये कम से कम A3 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज मैक्सिमम टेन्योर फॉर डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय एनबीएफसीज? अगर एनबीएफसीज टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो उसका मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम पीरियड होता है उनका 60 मंथ्स यानी 5 इयर्स, और मिनिमम पीरियड उनके केस में होता है 12 मंथ्स। So this is minimum and maximum period for which they can accept term deposits. Question number 51. Which of the following type of deposit can NBFC accept? तो NB किस तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं? क्या सेविंग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं? नो। क्या करंट कर सकते हैं? नो। टर्म डिपॉजिट? यस। टर्म डिपॉजिट का ये पीरियड भी हमने यहीं पे लिखा हुआ है। क्या वो नोटिस डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? नो, दे कैन नॉट। सो दे कैन ओनली एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज बोरिंग लिमिट फॉर प्राइमरी डीलर्स इन आईसीडी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट? जो प्राइमरी डीलर्स कौन है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बाय एंड सेल करते हैं। उनकी बोरो करने की लिमिट कितनी है? सो कितना पैसा वो बोरो कर सकते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट मार्केट में? सो मैक्सिमम इट कैन बी 150% ऑफ देयर नेट ओन्ड फंड्स, और मिनिमम ड्यूरेशन पीरियड होता है उसके लिए 7 डेज का। तो जो भी उनका नेट ओन्ड फंड्स अमाउंट होगा उसका 150%। Within which time frame can a complainant approach insurance ombudsman? जैसे बैंकर्स के लिए ओम्बड्समैन है, वैसे इंश्योरेंस के लिए भी ओम्बड्समैन है। तो टाइम्स लिमिट कितना है व्हेन दे कैन कंप्लेन
टू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। तो टाइम लिमिट उसी प्रकार का है जैसे बैंकर्स के लिए है, यानी ये है 1 ईयर। लेकिन 1 ईयर कब से शुरू होता है? अगर पॉलिसी होल्डर ने इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट किया और 1 महीने तक कोई रिप्लाई नहीं आता, सो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस 1 मंथ पीरियड, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकता है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कंप्लेंट करने के 1 मंथ प्लस 1 ईयर के पीरियड के बीच में। What derivative product is used to cover credit risk where lending institution is provided protection by protection seller against a credit risk on payment of some premium? तो हमने बताना है उस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट का नाम। कौन सा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो क्रेडिट रिस्क को कवर करता है, जिसमें लोन लेने देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन सेलर, और उसके बदले में वो प्रीमियम लेता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सो अगर लोन में डिफॉल्ट हुआ है तो उस केस में जो प्रोटेक्शन सेलर है वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को पैसा देगा। सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, और ये एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। इन ट्रेड्स, if a buyer defaults in payment, who will bear the risk of non-payment and why? सो ट्रेड्स क्या है? MSMEs के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जा कर के वो अपने रिसीवेबल्स को, अपनी क्रेडिट सेल से रिसीव होने वाले पैसे को वहाँ जाके वो डिस्काउंट करवाते हैं। तो वहाँ विदाउट रिकोर्स बेसिस के ऊपर ये डिस्काउंटिंग होता है। इसीलिए जो फाइनेंसिंग बैंक है जो पैसा प्रोवाइड करेगा थ्रू ट्रेड्स, ये रिस्क उसी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सारी पेमेंट्स विदाउट रिकोर्स पेमेंट होती हैं, यानी जो MSME सेलर है पैसा वापस देने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको हम कहते हैं विदाउट रिकोर्स। क्वेश्चन 56, Which institution provided उद्यमी मित्रा पोर्टल फॉर MSMEs? MSMEs के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है उद्यमी मित्रा पोर्टल। तो ये पोर्टल कौन प्रोवाइड करता है? सो दिस इज प्रोवाइडेड बाय SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। To which entities is Banking Regulation Act not applicable? कुछ बैंकिंग टाइप ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं? वो हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिनको हम कहते हैं PACS, जो क्रेडिट देने का काम करती हैं, यानी बैंकिंग जैसा काम तो करती हैं लेकिन उनके लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, What products are included in microfinance? माइक्रोफिनेंस में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड होती हैं, यानी इसमें कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं? तो इसमें माइक्रो क्रेडिट है यानी लोन, माइक्रो पेंशन है, माइक्रो इंश्योरेंस है और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं। तो ये सारे के सारे माइक्रो फाइनेंस का पार्ट हैं। तो अगर हम केवल प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और ये टाइप ऑफ एंटरप्राइज है। व्हाट इज मैक्सिमम एनुअल हाउस होल्ड इनकम फॉर माइक्रो फाइनेंस बोरोर एलिजिबिलिटी? सो माइक्रो फाइनेंस में अगर लोन दिया जाता है किसी को तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एनुअल हाउस होल्ड इनकम के साथ रिलेटेड है। तो कितनी मैक्सिमम एनुअल हाउस होल्ड इनकम हो सकती है? सो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ₹3 लाख। तो दोज पीपल जिनका इनकम अप टू 3 लाख है, सो दे आर एलिजिबल
for microfinance. What are the 4 pillars of Make in India? मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? एक है न्यू प्रोसेस, दूसरा है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है न्यू माइंडसेट और चौथा है न्यू सेक्टर्स. प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइंडसेट एंड सेक्टर्स. फ्रेंड्स, जीआईबी एग्जाम के लिए आप हमारे फ्री मॉक टेस्ट को यूज कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट gibcibonline.com के ऊपर अवेलेबल हैं. अगर आप क्विक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको जीआईबी एग्जाम के लिए हर एक डिफरेंट पेपर में आपको 10-10 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ भी लिए जाते हैं, तो इनका बेनिफिट उठाइए. तो हमारी वेबसाइट jaibcibonline.com को लॉग इन करके इनका आप यूज कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. व्हाट आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है. प्राइस का ऊपर जाना मीन्स डिमांड का नीचे जाना. लेकिन कुछ ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता. वो आइटम्स, वो गुड्स कौन कौन सी हैं? उनमें हमारे पास हैं गिफन गुड्स, वेबलेन गुड्स एंड नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स लाइक वी हैव सॉल्ट. तो ये ऐसी गुड्स हैं जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. वेबलेन गुड्स होती हैं बहुत कीमती गुड्स, और गिफ्ट गुड्स वो गुड्स हैं जिनको पुअर पीपल दे कंज्यूम. तो अगर इनकी प्राइस बढ़ती भी है तो भी इनकी डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि लोगों को इनको कंज्यूम करना ही है. व्हाट आर 6 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस के 6 कोर प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? तो इनमें एक है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है प्रॉक्सिमेट कॉज, चौथा है कंट्रीब्यूशन का, देन सब्रोगेशन का एंड इंडेमनिटी का. तो दीज आर 6 important principles of insurance. Let us now go to question number 63. In Hicks and Hansen synthesis, जो ISLM synthesis कहलवाता है, वेरिएबल इनकम लेवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट किस एक्सिस के ऊपर आते हैं? तो जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो ये जो लाइनें हैं ये एक्स एक्सेस कहलवाती हैं. ये हमारा वाई एक्स होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे 0 पॉइंट होता है. तो इसमें वेरिएबल इनकम हम कहाँ पे लेते हैं? यहाँ पे लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं? और इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर लेते हैं? तो इसमें जो इनकम लेवल है वो हम यहाँ पे लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम यहाँ पे लेते हैं, तो ये वाई एक्सिस है. व्हाट आर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट अगर हम ना कहें तो हम कहें मैक्सिमम अमाउंट कितना है? तो मैक्सिमम अमाउंट है जनरल प्रोजेक्ट्स के लिए 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए 10 लाख रुपीज पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड. इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर इन केस ऑफ एमएसएमईज इज एज अंडर. इन्वेस्टमेंट 15 करोड़, टर्नओवर 220 करोड़. इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड गाइडलाइन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है? 15 करोड़. टर्नओवर का अमाउंट कितना है? 220 करोड़. तो इसको कहाँ क्लासीफाई करेंगे? इट विल बी क्लासीफाइड एज मीडियम एंटरप्राइज.
Which committee was established following balance of payment crisis in early 1990s? अर्ली 1990s के अंदर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था जब कंट्री के पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज बची थी। उसके सॉल्यूशन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। वो कमेटी कौन सी थी? सो इट वाज नरसिम्हम कमेटी 1 and it was on financial sector reforms. What is the tie-up between foreign company and a local company for technology or business known as? अगर एक फॉरेन कंपनी के बीच में और एक लोकल कंपनी के बीच में कोई टाई अप होता है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, खास तौर के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस प्रकार के टाई अप को क्या कहते हैं? सो दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। और ये ज़रूरी नहीं कि ये जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी के लिए हो, इट कुड बी फॉर अदर पर्पस ऑल्सो, इट कुड बी फॉर अदर बिजनेस ऑल्सो। What were three reasons shared by Jagdish Bhagwati committee regarding poor performance public sector undertakings? So poor जो public sector enterprises हैं उनके बारे में there was a committee under chairmanship of Jagdish Bhagwati. सो इस कमेटी ने कौन से 3 ऐसे रीजंस दिए रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कि उनकी परफॉर्मेंस पुअर है? तो ये 3 रीजन थे: इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इनएफिशिएंट फंक्शनिंग। तो ये 3 रीजन उसके पीछे थे। व्हाट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ नोटिस मनी? नोटिस मनी का मैक्सिमम पीरियड कितना रहता है? तो देर इज कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। तो नोटिस मनी का पीरियड होता है 14 डेज का और कॉल मनी ये पीरियड रहता है 1 डे का और टर्म मनी का पीरियड रहता है मोर देन 14 डेज यानी 15 दिन या उससे ज्यादा 1 साल तक। इफ कूपन ऑफ ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 8.25 टू 8.75, अगर किसी गवर्नमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है जिसको हम कूपन कहते हैं वो इंक्रीज कर जाता है आफ्टर 3 years, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉन्ड प्राइस एंड वाई? सो जो बॉन्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं उनकी प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्यों इम्पैक्ट रहेगा? सो उसका जो इम्पैक्ट है बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन कर जाएगी। वाई? क्योंकि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है वो अपोजिट साइड का रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। What percentage of profit must NBFC transfer to its reserve fund in terms of which regulation? जैसे बैंक अपने प्रॉफिट्स का एक पार्ट अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वैसे ही एनबीएफसीज को भी अपने प्रॉफिट का 1% रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है। कितने ट्रांसफर करना है और इन टर्म्स ऑफ विच रेगुलेशन ट्रांसफर करना है? ये ट्रांसफर करना है 20% और ये रेगुलेशन कहाँ पे है? सेक्शन 45(1)(c of Reserve Bank of India Act 1934. In depression phase of business cycle, prices are at their lowest. This phase is also known as what? सो बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। इसमें एक फेज रहता है डिप्रेशन फेज, जब प्राइसेस बिल्कुल लो लेवल के ऊपर होती हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ट्रफ के नाम से, ट्रफ, क्योंकि इस समय प्राइसेस बिल्कुल निचले लेवल के ऊपर होती हैं। Let us now go to question number 73. Under which national pension scheme account facility is available for voluntary saving? एनपीएस स्कीम के अंतर्गत
वो कौन सा अकाउंट है जिसमें वॉलंटरी सेविंग इज ऑल्सो अवेलेबल? इसमें जो वॉलंटरी सेविंग वाला अकाउंट है वो है टीयर 2 अकाउंट। सो एक होता है टीयर 1 अकाउंट, एक होता है टीयर 2 अकाउंट। टीयर 2 के अंदर वॉलंटरी सेविंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। Which of the following is not a member of Asian Clearing Union ACU? यहाँ पे 4 कंट्रीज के नाम दिए हैं, इनमें से हमने पिकअप करना है कौन सा कंट्री एशियन क्लियरिंग यूनियन का मेंबर नहीं है। एशियन क्लियरिंग यूनियन में कुल मिलाकर 9 कंट्रीज हैं, जिनमें इंडिया है, ईरान है, श्रीलंका है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। तो here our answer will be Indonesia. Fostering cooperative federalism, acting as a think tank, providing advice are the functions of which organization? So फेडरलिज्म के कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देना, एक थिंक टैंक के तौर के ऊपर काम करना और एडवाइस प्रोवाइड करना टू द गवर्नमेंट्स, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है? ये सारे फंक्शंस हैं नीति आयोग के, जो 2015 में इस्टेब्लिश किया गया। Which of the following is a development finance institution? DFI, SBI, RRB, SIDBI और SEBI। SBI एक कमर्शियल बैंक है, RRB रीजनल रूरल बैंक्स हैं, सिडबी एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेबी एक रेगुलेटर है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डीएफआई इनमें से कौन सा है? सो दैट इज सिडबी। सिडबी डीएफआई है। क्वेश्चन नंबर 77, विच इंस्टीट्यूशन वाज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड टू डेवलप म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया? म्यूचुअल फंड मार्केट को डेवलप करने के लिए इनिशियली कौन सी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था? सो एट दैट टाइम जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया उसका नाम है यूटीआई, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम? आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है, जिसमें इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, तो इस स्कीम में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो हमने बताना है। तो इनमें एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए विच शुड बी लिंक्ड टू दिस अकाउंट, प्रॉपर आईडी होनी चाहिए। ये स्कीम केवल इंडिविजुअल्स के लिए अवेलेबल है और इंडिविजुअल में एनआरआईज भी आ जाएंगे, और इंडिविजुअल अगर चाहें तो वो जॉइंटली अकाउंट ओपन करके भी ये परचेजेस कर सकते हैं। When inflation is caused because people have more money and they want to buy more products, it is called which type of inflation? So जब लोगों के हाथ में ज्यादा मनी है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं, इस प्रकार से इन्फ्लेशन जनरेट होता है। तो इसको कौन सा इन्फ्लेशन कहते हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पे बात डिमांड की हो रही है, पीपल वांट टू बाय मोर प्रोडक्ट्स, तो इसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अपोजिट रहता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो इंक्रीजिंग कॉस्ट के कारण अराइज होता है। जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करता है क्योंकि इनपुट्स की प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है।
In business cycle, what is the situation called which involves a steep decline followed by sharp rapid recovery? तो बिजनेस साइकिल में वो कौन सी सिचुएशन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, जिसमें स्टीप डिक्लाइन होती है और फिर शार्प रैपिड रिकवरी भी होती है। इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार के फिनोमिन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। शार्प डिक्लाइन होना और शार्प रिकवरी होना, दिस इज कॉल्ड वी शेप्ड रिकवरी। Against trade receivables, in which of the following cases 100% finance is provided to the seller by financing entity? ट्रेड रिसीवेबल्स यानी सन्ड्री डेटर्स, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए जहां 100% फाइनेंस प्रोवाइडेड होता है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सी वो सिचुएशन है? दैट इज कॉल्ड फोरफिटिंग। फोरफिटिंग में 100% फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। फोरफिटिंग नॉर्मली अराइज होता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के केसेस में, जहां आमतौर के ऊपर लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे मिलने वाला जो पैसा है उसके लिए ये फोरफिटिंग की जाती है बाय वे ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ इनवॉइसेस। What is the financial instrument called which help in price discovery, hedging, leverage, low cost transaction? हमने बताना है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम जिसके ये फीचर हैं, जिसमें प्राइस डिस्कवरी है, हेजिंग है, लीवरेज है, लो कॉस्ट ट्रांजैक्शंस हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव फ्यूचर में मैच्योर होने वाला एक परचेज सेल कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83, ए नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी requires certificate of registration from whom and what is its minimum net owned funds requirement? अगर कोई NBFC है, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है, तो उसको NBFC के तौर के ऊपर काम करने के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और हमने ये भी बताना है इसका मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसी NBFC को रजिस्ट्रेशन करवाना है RBI के साथ और इसका NOF 10 करोड़ होना चाहिए सिंस 1 अक्टूबर 2022। इससे पहले जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज ₹2 करोड़ ओनली। फॉर विच स्टैट्यूटरी रिजर्व amount is kept in cash with RBI and for which reserve ratio funds are kept by the bank in cash, gold or government securities। हमारे पास यहाँ पे दो तरह के रिजर्व रेशियो की बात है, एक है स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो की बात और एक है रिजर्व रेशियो की बात। तो एक में कैश रखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ये तो होगी हमारी CRR। दूसरी में लिक्विड फंड्स रखे जाते हैं बैंक के अंदर, या तो कैश की फॉर्म में या गोल्ड परचेज करके या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करके, इसको हम कहते हैं SLR। वो फिक्सेस इन्फ्लेशन टारगेट इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेट जो 4% का है उसको कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI या RBI इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट या RBI विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इस इन्फ्लेशन टारगेट को कंट्रोल में रखना आरबीआई का काम है, लेकिन इसको फिक्स कौन करता है? इसको फिक्स करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। क्वेश्चन 85 इन ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस, जब पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ा हुआ होता है, इफ देर इज डाउनफॉल ऑफ वन बैंक इन वन कंट्री, it can spread through financial and real channels to other markets also. सो इंटरकनेक्टेडनेस में ग्लोबली अगर एक बैंक कंट्री में फेल होता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे मार्केट्स के ऊपर भी होता है। इस प्रकार की सिचुएशन को, इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज नोन एज कॉन्टेजियन इफेक्ट। Which committee recommended establishment of IRDAI? IRDAI रेगुलेटर इंश्योरेंस सेक्टर का। इसको इस्टेब्लिश करने वाली कमेटी का नाम है RN मल्होत्रा कमेटी, जिसने इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स की रिकमेंडेशन की थी इन 1990s। An incomplete offer document issued by a company when shares are being offered which lacks details like a total number of shares or specific price per share is called what? तो यहाँ पे हम एक पब्लिक इशू डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो वो इनकम्प्लीट रहता है डॉक्यूमेंट, कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होता है। कौन कौन सी डिटेल उसमें मिसिंग होती है, लैक करती है? तो उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बताए जाते, या स्पेसिफिक प्राइस क्या रहेगी वो नहीं बताई जाती। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट होता है, लेकिन इसमें ये डिटेल्स मिसिंग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 89 in case of which derivative instruments notations related to period are mentioned like this 6/9 3/6 3/9। सो कौन सा वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टाइम से रिलेटेड जो डेटा है वो इस प्रकार से यूज किया जाता है 6/9 3/6 और 3/9 एटसेट्रा। इस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में 6/9 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टोटल टाइम रहेगा 9 मंथ्स का, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी कब शुरू होगी? 6 महीने के बाद। सो 6 मीन्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली विल कम इनटू बीइंग इन ऑपरेशन, और वो कितने पीरियड तक चलेगा? अगले 3 महीने तक। सो दैट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। Which institution is the World Bank an offshoot of and how it was established? उस इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक शामिल है और ये कैसे इस्टेब्लिश किया गया था? उस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जिसमें 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूशन थे जिनमें एक था वर्ल्ड बैंक, और इसे इंस्टीट्यूशन किया गया था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के थ्रू। Which sector provides the highest employment but contributes least to the GDP in India? इंडियन इकोनॉमी के अंदर वो कौन सा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज़्यादा है लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है? तो हमारे पास 3 ऐसे सेक्टर्स हैं। एग्रीकल्चर है जिसको प्राइमरी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है जिसको टेरिशरी कहते हैं, और तीसरा सर्विसेज है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर की, यानी एग्रीकल्चर की। Question 92. Which concept relates to level of satisfaction that typically declines with each additional unit of goods consumed? उस कॉन्सेप्ट का नाम बताइए। ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है गुड्स को कंज्यूम करके, तो जैसे जैसे हम ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल डिक्लाइनिंग यूटिलिटी। सो यूटिलिटी जो मार्जिनल है, एडिशनल यूटिलिटी है, वो डिक्लाइन करती जाती है। क्वेश्चन 93. Economics examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. Who gave this definition? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन दे रखी है। क्या डेफिनेशन है? इकोनॉमिक क्या एग्जामिन करती है? किसी भी इंडिविजुअल का वो पार्ट जो मोस्ट कलेक्टली कनेक्टेड है वेल बीइंग के साथ। सो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, गुड्स को हम यूज़ करते हैं, सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं किस पर्पस के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा वेल बीइंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए। तो इकोनॉमिक्स का ये वेलफेयर का डेफिनेशन किसने दिया? सो इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। व्हाट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो फर्स्ट फेज है वो कौन सा था? इट वाज प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, प्रायर टू 1947। तो टोटल 4 फेज में ये सबसे पहला फेज था। What is the contribution of sponsor bank in terms of capital in RRB? आरआरबी में जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? स्पॉन्सर बैंक का कंट्रीब्यूशन होता है 35% का, सेंट्रल गवर्नमेंट 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15%। The term base money represents what and by which other name it is known as? जो टर्म बेस मनी है वो क्या है और इसका दूसरा नाम क्या है? सो टर्म बेस मनी ये रिप्रेजेंट करता है M0 को। तो ये रिप्रेजेंट करता है रिजर्व मनी को, जो आरबीआई के पास अवेलेबल रहता है रिजर्व मनी। तो M0 इसके बाद शुरू होते हैं M1, M2, M3 एंड M4। क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइनेंशियल रेगुलेटर? इनमें से फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन सा नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इट इज, सेबी कैपिटल मार्केट को रिलेट करता है इट इज, IRDA इट इज। लेकिन रेरा जो है फाइनेंशियल रेगुलेटर नहीं है, वो रियल इस्टेट मार्केट का रेगुलेटर है। सो रियल इस्टेट रेगुलेटर। What is the borrowing limit for cooperative banks in call and notice money? कॉल एंड नोटिस मनी के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स की लिमिट कितनी है बोरो करने की? तो इसमें हमने कॉल मनी और नोटिस मनी की बात करनी है। तो यहाँ पे लिमिट है 2%। किसका 2%? उनके एग्रीगेटेड डिपॉजिट का। कब का एग्रीगेटेड डिपॉजिट? एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, and this is seen as daily average basis. A right which allows the issuer to issue extra shares on the floor of the market if demand is higher than expected is known as what? अगर कोई पब्लिक इशू किया जाता है तो इशू करने वाली कंपनी अगर ऐसा कोई राइट अपने पास रख लेती है
कि वो एक्स्ट्रा शेयर इशू कर सकती है अकॉर्डिंग टू डिमांड एट दैट टाइम। तो इस प्रकार के राइट को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की ऑप्शन को क्या कहा जाता है? सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन इशू ऑप्शन। सो पब्लिक इशू के अंदर एक्स्ट्रा शेयर इशू करने की अथॉरिटी जब कंपनी के पास होती है ओवर एंड अबव द ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अमाउंट। व्हाट आर द पिलर्स ऑफ विकसित भारत? विकसित भारत के पिलर्स कौन कौन से हैं? देर आर 4 पिलर्स: यूथ, पुअर, वुमेन एंड फार्मर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु प्रोवाइड्स सेटलमेंट अरेंजमेंट अंडर FX रिटेल प्लेटफॉर्म? FX रिटेल प्लेटफॉर्म में ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैपन होती हैं। हमें बताना है इसमें सेटलमेंट कौन अरेंज करके देता है। सो दिस इज डन बाय CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो CCIL ये प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, बैंक्स के अंदर जो बैलेंस शीट का एनालिसिस है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में हमेशा काम आता है। इसके अलावा आपके JIB एग्जाम में, CIB एग्जाम में, प्रमोशन एग्जाम में इसको लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप बेस्ट क्वालिटी का वीडियो कंटेंट चाहते हैं जिसमें बैलेंस शीट एनालिसिस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारी वेबसाइट nstoolschoolofbanking.com को लॉग इन करके इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हमारा ये जो 101 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई एम श्योर ये आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू for your exam. Thank you very much for watching this video.